आज की क्लास भाई। और आज की क्लास शुरू करने से पहले एक चीज और बता देता हूं कि इस क्लास में ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो मतलब कोई सा भी कंपटीशन का एग्जाम हो जिसमें कंप्यूटर का पोर्शन आता है तो उन सब के लिए बहुत ही ज्यादा मददगार साबित होने वाले हैं। तो जुड़ जाओ भाई क्लास में और देख लेना, एक एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आप सबके लिए बहुत ही मददगार साबित होने वाले हैं। तो शुरू करते हैं भाई आज की क्लास। तो आज की क्लास में देखो पहला क्वेश्चन है स्प्रेड शीट में पंक्ति और स्तंभ का प्रतिच्छेदन क्या है। स्प्रेड शीट में पंक्ति और स्तंभ का प्रतिच्छेदन क्या है। तो देखो यहां पर दे रखा है, ए पर दे रखा है फॉर्मूला, बी पर दे रखा है सेल, सी पर दे रखा है वर्कशीट और डी पर दे रखा है एड्रेस। तो स्प्रेडशीट में पंक्ति और स्तंभ का प्रतिच्छेदन, तो स्प्रेडशीट मतलब एक्सेल की वर्कबुक। तो ये तो हो जाएगी आपकी, क्या बोलेंगे इसे, ये तो यूं होती है जो, इसे तो क्या बोलते हैं रो। और जो यूं खड़ा होता है ऐसा, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं भाई अपन कॉलम। क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, ये तो हो जाएगा ऊपर जो खड़ा होता है इसे तो क्या बोलते हैं कॉलम। और ये जो यूं होती है इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं रो। तो ये रो और कॉलम के मिलने से ये जो डिब्बा बनता है, रो और कॉलम के मिलने से जो डिब्बा बनेगा इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं सेल। अब देखो ए पर दे रखा था फॉर्मूला, बी पर दे रखा है सेल, सी पर दे रखा है वर्कशीट और डी पर दे रखा है एड्रेस। तो एड्रेस तो होगा नहीं, ये वर्कशीट तो बहुत सारे वर्कशीट जो चार्ट वगैरह इनसे मिलकर बनती है वर्कशीट। तो अब सेल तो क्या बोलेंगे इसे सेल, तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। जबकि फॉर्मूला नहीं बोलते क्योंकि फॉर्मूला तो आपका ऐसे लगेगा भाई इक्वल सम टेब वगैरह जो होते हैं उन्हें फॉर्मूला है, फंक्शन बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। स्प्रेड शीट में पंक्ति और स्तंभ का प्रतिच्छेदन, यानी ये स्तंभ यानी कॉलम और ये यूं जो रहेगी आपकी रो, तो इनके मिलने से जो डिब्बा बना, यानी इसके मिलने से क्या बना, ये डिब्बा बना भाई ये। तो इस डिब्बे को क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं सेल। तो इसका राइट आंसर होने वाला है बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 कि एमएस वर्ड में डाले गए हाइपर लिंक को कैसे खोले। यानी एमएस वर्ड में अगर आपने हाइपर लिंक लगाया है तो हाइपर लिंक को कैसे खोलते हैं। तो ए पर दे केवल हाइपर लिंक पर क्लिक करें। तो ए पर दे रखा है केवल हाइपर लिंक पर क्लिक करें। तो हाइपर लिंक पर क्लिक करने से हाइपर लिंक नहीं खुलता है एमएस वर्ड में, एक्सेल में खुल जाता है। बी पर दे रखा है कि एल्ट कुंजी दबाए फिर हाइपर लिंक पर क्लिक करें, तो इससे भी नहीं खुलेगा भाई एल्ट का बटन दबाकर अगर हाइपर लिंक पर क्लिक करोगे। सी पर दे रखा है कि कंट्रोल कुंजी दबाए फिर हाइपर लिंक पर क्लिक करें, तो कंट्रोल की को दबाकर हाइपर लिंक पर क्लिक करने से हाइपर लिंक खुल जाता है, तो सही है। डी पर दे रखा है शिफ्ट कुंजी दबाए फिर हाइपर लिंक पर क्लिक करें, तो शिफ्ट कुंजी को दबाकर रखने से हाइपर लिंक नहीं खुलेगा। तो इसका राइट आंसर होगा क्या होगा, सी ऑप्शन। यानी कंट्रोल की को आपको दबा के रखना है और फिर माउस से आपको हाइपर लिंक पर क्लिक करोगे तो वहां हाथ का चिन्ह आ जाता है भाई, हाथ का चिन्ह आ जाता है। वहां पर किसका साइन आ जाता है, हाथ का साइन आ जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 कि एमएस पावर पॉइंट 2019 में नई स्लाइड बनाने की शॉर्टकट कुंजी, किसकी शॉर्टकट की पूछी यहाँ पर, नई स्लाइड की। तो नई स्लाइड का आंसर क्या होगा, कंट्रोल+M। तो इसका आंसर होने वाला ए ऑप्शन। तो जो कंट्रोल+M होता है ये क्या काम आता है, ये काम आता है भाई न्यू स्लाइड के लिए। अब जो बी पर दिए रखा था कंट्रोल+N, ये क्या काम आता है, ये काम आता है भाई न्यू फाइल के लिए। किसके काम आता है, न्यू फाइल के लिए। और कंट्रोल+S क्या काम आता है, ये काम आता है सेव के लिए, किसी फाइल को सेव करने के लिए। और कंट्रोल+P क्या काम आता है भाई, ये काम आता है प्रिंट के लिए। तो इसका आंसर होगा ए ऑप्शन कंट्रोल+M। ठीक है, तो ये देखो जो बी सी और डी पर जो दे रखा था ये भी मैंने समझा दिया कि क्या क्या काम आते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 कि कोई दस्तावेज मुद्रित होने से पहले कैसे दिखेगा ये जांचने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। तो ए पर देखा है फाइल प्रीव्यू, बी पर देखा है पूर्व प्रिंट, सी पर देखा है प्रिंट प्रीव्यू और डी पर देखा है स्टैंडर्ड प्रीव्यू। तो देखो जो आपने डॉक्यूमेंट तैयार किया, जैसे मान लो आपने कोई भी डॉक्यूमेंट तैयार किया, अब आपको ये देखना है कि इसमें जो भी आपने वर्क किया ये प्रिंट करोगे जब आप, तो कैसा आएगा, मतलब पेज पर कैसा आएगा, पेज पर देखना है। तो इसके लिए जिस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं प्रिंट प्रीव्यू। क्या बोलते हैं, उसे प्रिंट प्रीव्यू बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, प्रिंट प्रीव्यू। क्या बोलते हैं उसे, प्रिंट प्रीव्यू बोलते हैं। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 5, यदि आप एमएस पावर पॉइंट 2019 में
प्रेजेंटेशन को समाप्त करना चाहते तो आपको दबानी होगी। यदि आप MS पावर पॉइंट 2019 में प्रेजेंटेशन को समाप्त करना चाहते हो, यानी प्रेजेंटेशन को आपको क्या करना है, बंद करना है, तो कौन सी की दबाओगे? तो ए पड़ता का एस्केप, बी पड़ता का बैक स्पेस, सी पड़ता का एंटर और डी पड़ता का F1। तो F1 से तो हेल्प खुलती नहीं होगा, एंटर से आगे बढ़ता है, और बैक स्पेस से भी आप पिछली स्लाइड पे आ जाओगे लेकिन बंद नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, एस्केप, जिसे अपन क्या बोलते हैं, ESC का बटन होता है कीबोर्ड में सबसे ऊपर कोने कोने पे, तो ESC एस्केप की। तो इसका राइट आंसर होने वाला है ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? इनपुट डिवाइस कौन सा इनमें से भाई? तो ए पड़ता है प्रिंटर, बी पड़ता है स्कैनर, सी पड़ता है स्पीकर, डी पड़ता है मॉनिटर। अब देखो स्पीकर और मॉनिटर दोनों कौन से डिवाइस हैं? ये दोनों डिवाइस है भाई आपके आउटपुट के, और प्रिंटर भी कौन सा डिवाइस है? आउटपुट का, प्रिंटर भी आउटपुट का है। तो इनपुट का कौन सा बचा? इनपुट का डिवाइस है भाई स्कैनर, कौन सा है? स्कैनर। तो इसका राइट आंसर होने वाला है बी ऑप्शन। क्या होगा इसका राइट आंसर? है बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7, किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए दूसरी कुंजी के साथ संयोजन में किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो ए पड़ता है कंट्रोल, बी पड़ता है स्पेस बार, सी पड़ता है एरो, डी पड़ता है इनमें से कोई नहीं। किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए दूसरी कुंजी के साथ, यानी दूसरे बटन के साथ संयोजन में, संयोजन का मतलब क्या होता है? कॉम्बिनेशन। संयोजन का मतलब क्या होता है? कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन में कौन सी की दबाई जाती है भाई? तो कॉम्बिनेशन में दबाते हैं कंट्रोल की। कौन सी की दबाते हैं? कंट्रोल की। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, क्योंकि जो एक तो आपका कंट्रोल और शिफ्ट और अल्ट, ये तीनों की कौन सी की है? तीनों की कॉम्बिनेशन की है, क्योंकि इनका सिंगल प्रयोग नहीं होता, इनका प्रयोग होता है दूसरे बटनों के साथ। तो इसका राइट आंसर होगा भाई ए ऑप्शन, संयोजन में काम आती है भाई। अगला क्वेश्चन नंबर 8, किसी MS एक्सेल सूत्र में संलग्न विस्तार के प्रारंभ व अंत के सेल एड्रेस को के द्वारा पृथक किया जाता है। यानी प्रारंभ और जो एंड का सेल एड्रेस है उसे अलग किसके द्वारा किया जाता है? और विस्तार यानी क्रम वाइज जो मतलब चलता है तो उसे किसके द्वारा अलग किया जाता है? तो ए पड़ता है सेमी कोलन, बी पड़ता है कोमा, सी पड़ता है फुल स्टॉप और डी पड़ता है कोलन। अब देखो क्रम से चलता हुआ कैसे, कि जैसे मान लो मुझे B2 से लेकर B10 तक का एक साथ मतलब टोटल चाहिए या कुछ भी चाहिए, मतलब एक साथ लिखना है, तो ये इसे एक साथ दर्शाने के लिए इसके बीच में कौन सा प्रयोग करेंगे? इसके बीच में लगेगा भाई ये वाला साइन। तो इस साइन को क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं कोलन। क्या बोलते हैं? कोलन। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। यानी एक्सेल में कोई सेल एड्रेस प्रारंभ से अंत तक मतलब एक साथ दिखाना है आपको, कि B2 से लेकर B10 तक की सारी जो सेल है वो एक साथ आ जाए। तो उसके लिए लिखने का क्या तरीका है? एक एक नहीं लिखोगे आप, क्या लिखोगे? B2 कोलन B10 ऐसे लिख दोगे। तो इसमें B2 से लेकर B10 तक की पूरी सेल आ जाएगी भाई। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर 10, MS एक्सेल 2019 चार्ट में डेटा बिंदु का वास्तविक मूल्य, डेटा बिंदु का वास्तविक मूल्य। तो ए पड़ता है लीजेंड, बी पड़ता है चार्ट शीर्षक, सी पड़ता है ग्रिड लाइन, डी पड़ता है डाटा लेवल। अब डेटा बिंदु का वास्तविक मूल्य, तो जैसे चार्ट होता है, जैसे मान लो ये चार्ट है, अब चार्ट में ये जो ऐसे यूं होते हैं इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें क्या बोलते हैं भाई? कॉलम बोलते हैं। कॉलम चार्ट है नॉर्मली ये तो, लेकिन इनको क्या बोलेंगे? इन्हें बोलते हैं डेटा बिंदु। डेटा बिंदु मतलब क्या हो गया? ये डेटा पॉइंट। क्या हो गया? डेटा पॉइंट हो गया। ये डेटा पॉइंट हो गया भाई, ये डेटा पॉइंट तो ये हो गया। अब इसके अंदर जैसे मान लो यहां पर लिखा हुआ है 25, क्या लिखा हुआ है? 25 25 लिखा हुआ है, तो इसे क्या बोलेंगे? तो इसे बोलते हैं भाई डेटा लेवल। क्या बोलते हैं इसे? डेटा लेवल बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, डेटा लेवल। चार्ट में डेटा बिंदु का वास्तविक मूल्य, तो वास्तविक मूल्य ये है भाई, तो इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं डेटा लेवल। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। जबकि लीजेंडो साइट में जो होता है आपका, जैसे जो भी डाटा लिख रखा है उसमें शुगर ऑयल वगैरह, चार्ट का टाइटल ऊपर होता है, और ग्रिड लाइन जो चार्ट में ऐसी लाइनें होती है यूं सीधी होती है, वैसे हॉरिजॉन्टल लाइन उन्हें ग्रिड लाइन बोलते हैं। तो इसका तो राइट आंसर होने वाला है भाई डी ऑप्शन, डेटा लेवल। अगला क्वेश्चन देखो, आपको यह चुनने में सक्षम बनाता है कि किसी दस्तावेज में पैराग्राफ को बाएं या दाएं मार्जिन से कितनी दूर ले जाना है।
तो ए पर का हाइपर लिंक, बी पर का मेल मर्ज, सी पर का बोल्ड, डी पर का इंडेंट। तो हाइपर लिंक में तो लिंक या मतलब जुड़ेगा, मतलब कोई फाइल या लिंक वगैरह जोड़ सकते हो आप, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि बाएं दाएं मार्जिन को पे नहीं करता है पैराग्राफ का। मेल मर्ज तो होता ही नहीं, मेलिंग्स का काम है। बोल्ड तो होगा ही नहीं भाई, तो क्या होगा इसका राइट आंसर डी ऑप्शन इंडेंट। अब इंडेंट कैसे बोलते हैं कि जैसे मान लो ये पेज है, अब इसमें आपने कुछ भी काम कर रखा है, जैसे ये आपने जो मैंने डिब्बा बनाया ये आपने काम कर रखा है, अब इसे आपको राइट में या फिर लेफ्ट साइड खिसकाना है, पूरे कोई जो भी वर्क कर रखा है आपने पैराग्राफ को, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं इंडेंट। क्या बोलते हैं, इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट। तो इसका राइट आंसर होने वाला है भाई डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर 11, वक्तव्य 1 और वक्तव्य 2 दे रखा है, आपको पता लगाना है कि कौन सा वक्तव्य सही है। तो ए पर देखा कि सेकेंडरी मेमोरी एक वोलेटाइल मेमोरी है, तो सेकेंडरी मेमोरी वोलेटाइल मेमोरी, तो सेकेंडरी मेमोरी वोलेटाइल नहीं है, वो नॉन वोलेटाइल होती है, तो ये गलत हो गया। बी पर देखा है कि रोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, तो ये भाई सही है भाई, रोम नॉन वोलेटाइल होती है, यानी वक्तव्य 1 गलत है, वक्तव्य 2 सही है, वक्तव्य 1 गलत है, वक्तव्य 2 सही है। तो इसका राइट आंसर होने वाला है, क्या होने वाला है, इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन। और भाई अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें भाई आप सभी। और आप सबके लिए सीईटी एग्जाम के लिए मैंने पूरे कंप्यूटर का जो सिलेबस है उसकी भी बड़ी क्लास डाल रखी है, तो आप चैनल पर जाकर उसे देख सकते हो, मिल जाएगी आपको, वहां पर बड़ी क्लास है, पूरा सिलेबस ही कवर करवा रखा है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 12, विंडोज 11 यूजर इंटरफेस के सबसे नीचे के भाग में मौजूद होती है और आमतौर पर स्टार्ट मेन्यू होता है। यानी विंडो 11 में जो यूजर इंटरफेस यानी जो डेस्कटॉप है इसमें सबसे नीचे होता है, और उसमें कौन सा मेन्यू होता है, स्टार्ट का बटन। क्या होता है भाई उसमें होता है स्टार्ट का बटन, स्टार्ट का, तो उसे क्या बोलते हैं, तो ए पर का टास्क बार, बी पर का आइकन, सी पर का माइक्रोसॉफ्ट, डी पर का फायरवॉल। तो फायरवॉल तो होगी नहीं, माइक्रोसॉफ्ट भी नहीं होता, आइकन भी नहीं होते, सबसे नीचे क्या होता है, टास्क बार होता है। क्या होता है, टास्क बार होता है, सबसे नीचे क्या होता है, टास्क बार होता है भाई सबसे नीचे। और टास्क बार किसे बोलते हैं, जहां हमारी फाइल खुली होती है और स्टार्ट मेन्यू होता है इधर यहाँ छोटा सा, लेकिन जो विंडो 11 है उसमें बीचों बीच है भाई, सेंटर में। बाकी और विंडोज में इधर कोने पर होता है, और विंडो 8 और 8.1 में स्टार्ट मेन्यू नहीं है भाई, 8 और 8.1 में नहीं है, बाकी सब में। अगला क्वेश्चन देखो कि मान लीजिए कि एमएस एक्सेल में सेल B1, B2 और B3 में कुछ संख्यात्मक मान है, यानी मान लो, क्या मान लो, तो ये 3 सेल बना देता हूं, आप इन्हें B1, B2 और B3 मान लेना भाई, B1, B2 और B3 मान लो। अब इन सेलों में मौजूद मानों को न्यूनतम ज्ञात करने का, यानी सबसे छोटी संख्या निकालनी है आपको। तो ए पर रखा इक्वल मिनिमम यानी MIN B1 और मिनिमम B2 B3। तो ये मिनिमम का भाई मिनिमम B1 यानी ये B1 हो गई, ये B2 B3, तो इधर आगे दे रखा है कोमा लगाकर, यानी ये वाला तो सही है भाई, मिनिमम वैल्यू निकल जाएगी इससे। बी पर रखा इक्वल मिनिमम B1, लेकिन मैक्स दे दिया इसने B2 B3 में, तो ये नहीं होगा। सी पर देखो इक्वल मैक्स B1 दे दिया, तो ये भी नहीं होगा। और डी पर दे रखा इक्वल मैक्स B1 कोमा और मैक्स दे रखा है, तो नहीं होगा। क्या होगा, इक्वल मिनिमम B1 कोमा मिनिमम ब्रैकेट ओपन B2 कोमा B3, तो ये सही आंसर है भाई इसका ए ऑप्शन। इससे आप मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो कि आप पावर पॉइंट में स्लाइडों के बीच ट्रांजिशन कैसे ऐड कर सकते हैं, यानी पावर पॉइंट में स्लाइडों में आप ट्रांजिशन कैसे लगा सकते हो। तो ए पर देखा है कि ट्रांजिशन टैब पर जाएं तथा ट्रांजिशन इफेक्ट सेलेक्ट करें। बी पर देखा है स्लाइड पर राइट क्लिक करें, ए ट्रांजिशन करें। सी पर देखा है इक्वल ट्रांजिशन ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज फॉर्मूला का उपयोग करें। और डी पर देखा है कि पावर पॉइंट में ट्रांजिशन इफेक्ट शो होते अप्लाई हो जाते हैं, तो शो होते नहीं होते, ट्रांजिशन का कोई फॉर्मूला नहीं है। और राइट क्लिक करने से भी ट्रांजिशन नहीं लगते। ट्रांजिशन कैसे लगेंगे, ट्रांजिशन टैब पर जाना, ट्रांजिशन इफेक्ट आपको सिलेक्ट करने। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर 15 कि जब आप विंडो 11 में एक नया फोल्डर बनाते हैं तो उस फोल्डर का डिफॉल्ट नेम,
यानी विंडो 11 या फिर विंडो 11 दे रखी है, लेकिन कोई सी विंडो हो उसमें अगर आप नया फोल्डर बनाओगे तो किस नाम से आएगा? तो ए पढ़ रखा माई फोल्डर नहीं आएगा, बी पढ़ रखा न्यू फोल्डर आएगा भाई, सी पढ़ रखा फोल्डर से नहीं आता है, विंडो से नहीं आता है, किससे आता है? न्यू फोल्डर नाम आएगा उसका। बाय डिफॉल्ट क्या नाम आएगा भाई? न्यू फोल्डर उसका नाम आएगा भाई। तो 20 का राइट आंसर है भाई। अगला क्वेश्चन देखो कि निम्नलिखित में से कौन सी वोलेटाइल मेमोरी का एक उदाहरण है, सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। वोलेटाइल मेमोरी तो ये पढ़ देखा पी रोम, तो पी रोम को बोलते हैं प्रोग्रामेबल रोम, और बी पढ़ देखा ईपी रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और सी पढ़ देखा ऊपर के दोनों, डी पढ़ देखा इनमें से कोई नहीं। तो पी रोम और ईपी रोम दोनों नॉन वोलेटाइल होती है, तो ऊपर के दोनों भी नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है? वोलेटाइल मेमोरी होती है रैम। कौन सी होती है भाई? रैम होती है, तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखो कि मान लीजिए कि फाइल स्थान d:/ROE/CAT/example.txt है, तो निम्न में से गलत विकल्प का चयन करें। अब इनमें से गलत ढूंढना है। अब फाइल का स्थान मतलब फाइल की लोकेशन दे रखी है, यहाँ पर आपको पता करना है। अब 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से गलत ढूंढना है। तो ए पर देखा है डी ड्राइव का नाम है, तो भाई डी ड्राइव का नाम है क्योंकि सबसे पहले आ रहा है, और उसके बाद जस्ट कोलन है, तो इसका मतलब सही है कि डी ड्राइव का नाम है भाई, यानी डी ड्राइव के अंदर ये है। अब बी पर देखा है कि आरओई का सब फोल्डर CAT है, तो आरओई का जो ये फोल्डर है इसके अंदर CAT सब फोल्डर है, सही है। आरओई का सब फोल्डर CAT है, आरओई का सब फोल्डर CAT है भाई। आरओई के अंदर सब फोल्डर बना हुआ, आरओई तो क्या हो गया? मेन फोल्डर हो गया। अब मेन फोल्डर के अंदर CAT क्या हो गया? सब फोल्डर, यानी सही है। बी पर देखा है कि CAT का सब फोल्डर आरओई, तो CAT का सब फोल्डर ये आरओई नहीं हो सकता भाई, तो ये सी गलत है भाई। CAT का सब फोल्डर CAT का सब फोल्डर आरओई है, CAT का सब फोल्डर आरओई नहीं है, बल्कि आरओई का सब फोल्डर CAT है, तो ये गलत हो गया। और डी पर देखा कि example.txt फाइल का नाम के साथ फाइल एक्सटेंशन है, तो एग्जाम्पल तो फाइल का नाम और .txt फाइल का एक्सटेंशन हो गया, तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर होगा भाई सी ऑप्शन, क्योंकि गलत ढूंढना था अपने को। क्या ढूंढना था? गलत ढूंढना था। किसी को समझ में नहीं आए तो रिपीट करके देख लेना, आ जाएगा भाई। और अगला क्वेश्चन देखो कि MS वर्ड 2019 में स्ट्राइक थ्रो फॉन्ट का प्रभाव क्या है? स्ट्राइक थ्रो फॉन्ट तो ए पर दे रखा है कि ये चयनित पार्ट के ऊपर एक रेखा खींचता है, बी पर देखा ये चयनित पार्ट के बीच से एक रेखा खींचता है, सी पर देखा कि ये चयनित पार्ट के नीचे एक रेखा खींचता है, और डी पर देखा है ये टेक्स्ट बेस लाइन के नीचे छोटे अक्षर बनाता है। तो स्ट्राइक थ्रो क्या काम आता है? जिसे मान लो मैंने यहाँ लिखा मैंने क्या लिखा? मैंने यहाँ पर आरओई। अब स्ट्राइक थ्रो फॉन्ट प्रभाव क्या करेगा? वो इसमें से बीच में से एक लाइन खींचेगा, बीचों बीच ये, तो ये काम आता है स्ट्राइक थ्रो, बीच में से लाइन। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? ये चयनित पार्ट के बीच से एक रेखा खींचता है भाई, तो 20 ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 19, MS वर्ड 2019 में हमें अलग अलग व्यक्तियों को एक ही पत्र भेजने में सक्षम बनाता है। MS वर्ड 2019 में अलग अलग व्यक्तियों को एक ही लेटर आपको अलग अलग व्यक्तियों को भेजना है, तो उसके लिए आप किसका प्रयोग करोगे? तो ए पर दे रखा मैक्रो, बी पर दे रखा है टेम्पलेट, तो मैक्रो का भी नहीं होगा, टेम्पलेट का भी नहीं होगा। सी पर देखा मेल मर्ज, तो मेल मर्ज का प्रयोग करके आप एक लेटर को कई व्यक्तियों को भेज सकते हो, तो सी इसका राइट आंसर है भाई। और ये कौन से टैब में होता है? ये होता है मेलिंग्स वाले टैब में। कौन से टैब में होता है? मेलिंग्स वाले टैब में, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 20 कि निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी बैकअप के उद्देश्य से उपयोग नहीं की जा सकती? मतलब ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसमें आप बैकअप नहीं ले सकते? तो ए पर देखा हार्ड डिस्क, तो हार्ड डिस्क में बैकअप ले सकते हैं डाटा का। बी पर देखा DVD, तो DVD में बैकअप ले सकते हैं। सी पर देखा कैश मेमोरी, तो कैश मेमोरी में आप बैकअप नहीं ले सकते क्योंकि वह टेम्परेरी यूज के लिए डाटा स्टोर करती है भाई। और डी पर देखा पेन ड्राइव, तो इसमें भी यूज कर सकते हैं, मतलब बैकअप ले सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होने वाला है सी ऑप्शन, केस मेमोरी। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है भाई। तो ये थे 20 क्वेश्चन जो मैंने आपको सोल्व करवाए हैं, और ये आप सबके एग्जाम के लिए आपको लिए बहुत ही मददगार साबित होंगे। तो
आप बने रहो चैनल पर, और जिन्होंने भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, मतलब नहीं कर रखा हो, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि अपनी कोई भी ऐसी क्लास आती है तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम भाई।